हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू आवर चैनल अंश प्रिया एकेडमी। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके थे मैटर के बारे में और मैटर का क्लासिफिकेशन, उसकी 5 स्टेट्स। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो क्या है। मैटर इज मेड अप विद टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इट इज इनडिविजिबल। सबसे पहला पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम्स कहते हैं, जो कि इनडिविजिबल होता है। ठीक है, इनडिविजिबल से मतलब है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी। मतलब हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर ना तो कोई पीरियोडिक टेबल थी, ना कोई आइसोबार्स थे, ना आइसोटॉप्स थे, ना एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो पाया था, और ना ही उस टाइम पर एक जिस तरीके से आज हमें चीजें पता है उस तरीके से हमें कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। तो इस तरीके से हम देखें तो उस टाइम पर अगर हम देखें तो डाल्टन ने 4-5 पॉइंट्स ऐसे बताए एटम के बारे में जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कवर कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज को, जो उससे पहले किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। तो इसीलिए डाल्टन को उस टाइम पर, मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, बहुत बड़ा योगदान केमिस्ट्री में माना गया है, क्योंकि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने एटम की एक नींव रखी थी, एटम के बारे में एक से ज्यादा बातें बताई थी। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा। और ये एटम कैसे होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि हाँ भाई डिवाइड कैसे नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, भाई हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। बट हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पहले की बात है, शुरुआत की बात है। उस टाइम पर मैं फिर से बताना चाहूंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसी कोई भी चीज पता नहीं थी। ये चीजें तो धीरे धीरे पता चली है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी धीरे धीरे, ताकि आपको भी पता चल पाए कि कैसे आज की मॉडर्न थ्योरी पर हम इतने टाइम के बाद आए हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बातें बताई थी। एटॉमिक थ्योरी तो आप समझ रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी से मतलब है यहाँ पे ऐसी थ्योरी जिसमें एटम के बारे में बताया गया है। सारी बातें किसके बारे में होंगी, एटम के बारे में होंगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड और थर्ड देखने में पढ़ने में सेम लगते हैं, बट ये दोनों पॉइंट ध्यान से अगर देखा जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम होते हैं, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। मींस सेम एलिमेंट के एटम्स के जो मास होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम होंगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने 2 एटम्स ले लिए हाइड्रोजन के, हमने ले लिया एक एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके 2 एटम ले लिए और दोनों ही किसके हैं, हाइड्रोजन के। अब दोनों ही हाइड्रोजन के क्यों लिए हमने, क्योंकि पॉइंट में बोला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स, मतलब एक ही आइडेंटिकल एलिमेंट के एटम्स। तो दोनों ही हमने किसके ले लिए, हाइड्रोजन के ले लिए विद एग्जांपल। तो हम अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले रहे हैं, इट मीन्स ये एक दूसरे से मास में भी सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होंगे। ये बात इन्होंने बताई। वहीं थर्ड पॉइंट में अगर हम आए तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। मीन्स जो एटम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स से मतलब वही है हमारा मास से और केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो जैसे इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन क्लोरीन एलिमेंट का एटम ले लिया। ठीक है, तो हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लिए हैं, एक क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का। तो जाहिर सी बात है, जब 2 डिफरेंट हैं तो दोनों के डिफरेंट मास होंगे और दोनों के ही डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। यही बात डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई थी। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है एटम
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बिल्कुल रिलेट करता है द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से। द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से बेस्ड कैसे है ये पॉइंट? देखिए, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो तभी कंपाउंड बनाएंगे जब वो आपस में हमेशा फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में जुड़े होंगे। फिक्स्ड होल नंबर रेशियो मींस कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एटम्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड को तब बनाएंगे जब वो एटम्स किसी फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में जुड़े हुए होंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वाटर कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों का रेशियो फिक्स है 2:1। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट एलिमेंट के एटम 2:1 के होल फिक्स्ड नंबर रेशियो में जुड़ते हैं तब जाके ये वाटर का कंपाउंड बनाते हैं। तो हर कंपाउंड इसी तरीके से बनता है, डिफरेंट एलिमेंट से जुड़कर, वो भी कैसे? फिक्स्ड रेशियो में। तो यही बात डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने अपने एक पोस्टुलेट में दी और यही सेम बात द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ये पॉइंट डाल्टन ने बताया। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मैच कर रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, है ना। मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सेम ठीक यही बात किसने बताई? डाल्टन जी ने बताई अपनी एक पोस्टुलेट में। उन्होंने इसको एटम से रिलेट कर दिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। तो इस तरीके से टोटल दो लॉज हैं। कौन कौन से? एक तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये दो लॉज हैं जिन पर बेस्ड है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्न में से या फॉलोइंग में से कौन से दो लॉज हैं जिन पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड है। तो आपका आंसर क्या होगा? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, एक पॉइंट है जो रह गया है इसमें, वो मैं आपको ओरली बताती हूँ। वो पॉइंट क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब एटम्स आपस में या तो रीअरेंज होंगे या वो आपस में कंबाइन होंगे या फिर वो सेपरेट होंगे। तो तीन तरीके से एटम्स के चेंज होने से या पार्टिसिपेट करने से ही केमिकल रिएक्शन होती है। वो तीन तरीके कौन से हैं? या तो वो रीअरेंज हो रहे हों, या वो सेपरेट हो रहे हों, या फिर वो कंबाइन हो रहे हों। तो ये लास्ट पॉइंट था जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। कब दी थी? 1808 में दी थी। ये थ्योरी किन दो लॉज पे बेस्ड है? दो लॉज पे बेस्ड है। वो कौन सी है? द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब उनके पॉइंट्स क्या है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे एटम बोलते हैं, जो इंडिविजिबल होता है। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि एक ही एलिमेंट के जो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं वो सेम होते हैं, जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में तो कंपाउंड बनता है, जो कि द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है पर बेस्ड है। और जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया वो ये बताया कि
एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड, ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बेस्ड है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपस में एटम्स या तो रीअरेंज होते हैं या फिर सेपरेट होते हैं या फिर कंबाइन होते हैं। तो इस तरीके से एटॉमिक थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड उसके मॉडिफिकेशंस क्या हैं, क्या कमियां रही, कैसे ये इसके सारे पॉइंट्स गलत हो गए, कैसे कैसे नई रिसर्चेस आगे आ रही हैं जिस पर बेस्ड थ्योरीज में आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो गई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। आप ऐसे ही हेल्दी बने रहें, खुश रहें। आई होप एंड हैव अ गुड डे।